जैसा कि हमने कहानी के पिछले भाग में सुना, आज प्रीति पहली बार शौर्य के ऑफिस गई थी और वहां शौर्य ने सबके सामने प्रीति को अपनी कंपनी में 40% का पार्टनर बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। मैं तो आंखें फाड़ फाड़ कर शौर्य को देख रही थी। वो आदमी जिसे हमेशा से सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की आदत है, उसने कैसे कुछ वक्त पहले उसकी जिंदगी में आई एक लड़की को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। सब लोग उस कमरे से बाहर जा चुके थे। तभी शौर्य ने किसी को फोन करके अंदर बुलाया। कुछ देर में वो आदमी कमरे में आ गया। मिस्टर खन्ना, ये मेरी वाइफ है प्रीति। कल से ये भी हर रोज मेरे साथ ही ऑफिस आएंगी। इन्हें कंपनी की हर चीज को बारीकी से समझाने की जिम्मेदारी आज से आपकी है। ओके सर, अभी आप जा सकते हैं। ये सुनकर वो आदमी वहां से चला गया। मेरे लिए ये खबर किसी शौक से कम नहीं थी। इस आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कहाँ मैं ये सोच रही थी कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और कहाँ जी ये सब। मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी इस इंसान को समझने में ही गुजर जाएगी। तभी शौर्य की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। कहाँ खोई हो? नहीं, कहीं नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम भी इस कंपनी की मालकिन हो। ये बोलकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो सीरियस हो गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब तुम चाहकर भी भागने की कोशिश नहीं कर सकती। चलो अब तुम्हें पूरा ऑफिस दिखा दूं। ये बोलकर वो मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया। मैं जिस ऑफिस में काम कर रही थी, शौर्य का वो ऑफिस उससे न जाने कितना बड़ा और आलीशान था। मैंने देखा ऑफिस के स्टाफ में एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन शौर्य किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि जब जब मैं इसे लेकर कुछ महसूस करने लगती हूँ, यह आदमी मेरा भ्रम तोड़ देता है। अब हर रोज मैं और शौर्य एक साथ ऑफिस जाने लगे। मिस्टर खन्ना हर छोटी बड़ी चीज़ में मेरी पूरी हेल्प करते थे। ऑफिस में शौर्य पूरा दिन बिजी रहता था। मेरे लिए ये सब नया था, लेकिन मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही थी। एक शाम मैं काम से फ्री होकर शौर्य की कैबिन में गई। उसने मुझे बताया कि कुछ ज़रूरी काम पेंडिंग है। उसे घर जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ घर चली जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं घर के लिए निकल गई। रात के 10 बज रहे थे। शौर्य काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो घर ना जाकर ऑफिस में ही रुक गया। वो देखना चाहता था कि प्रीति को उसकी कोई परवाह है भी या नहीं। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन प्रीति का कोई फ़ोन नहीं आया। वो सोच रहा था, इतना वक्त हो चुका है, ये एक बार फ़ोन करके पूछ नहीं सकती कब आओगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, शौर्य का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में पास रखी टेबल पर जोर से लात मारी, जिससे टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। वहीं मैं काफ़ी देर तक पायल से फ़ोन पर बात कर रही थी। बात खत्म करके मैंने टाइम देखा, 10 बज रहे थे, लेकिन शौर्य अभी तक नहीं आया था। मुझे लगा शायद काम ज़्यादा होगा, आ जाएगा। वैसे भी शौर्य को पसंद नहीं था कि कोई उसके मामलों में ज़्यादा दखल दे। ये सोचकर मैं बेफिक्र होकर लेट गई। कुछ ही देर में मेरी आँख लग गई। दूसरी तरफ शौर्य की नज़रें सिर्फ फ़ोन पर थी। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में अपना फ़ोन चेक कर रहा था। शायद प्रीति का कोई मैसेज आया हो, लेकिन रात के 2 बज चुके थे। अब उसका सब्र खत्म हो चुका था। उसने फ़ोन को उठाकर जोर से सामने की दीवार पर दे मारा। प्रीति को उसकी ज़िंदगी में आए हुए कुछ ही वक्त तो हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी प्रीति के साथ जुड़ चुकी थी। शौर्य को लगा कि प्रीति उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और इसे मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। मैं हमेशा इसके मासूम चेहरे को देखकर कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन आज इसे सबक सिखा कर रहूँगा। वहाँ प्रीति सब बातों से अनजान चैन की नींद सो रही थी। सुबह आँख खुली तो शौर्य बेड पर नहीं था। ये देखकर मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। अगर इसे आना नहीं था तो मुझे एक फ़ोन तो कर सकता था, लेकिन जब इसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी इसकी परवाह क्यों करूं? ये सोचकर मैं तैयार होने चली गई, लेकिन अब मुझे शौर्य की फिक्र होने लगी थी। मैंने उसे फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। ये इंसान फ़ोन बंद करके क्यों बैठा है? किससे पूछूं? शायद माँ को कुछ पता हो। ये सोचकर मैं उनके कमरे में गई। उन्होंने बताया कि रात को शौर्य से उनकी बात हुई थी। आज रात ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए शायद वो सुबह घर आएगा। क्या एक बार मुझे भी फ़ोन करके नहीं बता सकता था? मैं मन में सोच रही थी। मैं वापस अपने कमरे में चली गई और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। मैं शीशे के सामने बैठी हुई थी। अचानक मैंने देखा शौर्य मेरे पीछे आकर खड़ा है। वैसे तो मुझे हमेशा ही उसकी आंखों से डर लगता था, लेकिन आज उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही डरावनी दिख रही थी। उसने मेरे बालों को हटाकर मेरी गर्दन पर किस किया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये तुम इतना किसके लिए सचती हो? किसकी अटेंशन पाना चाहती हो? क्योंकि मुझ में तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट है नहीं। उसका दिल जल रहा था।
लेकिन मेरे मन में उस वक्त उलझनों का तूफान उठ रहा था। आज इसे फिर से क्या हो गया? मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे क्या गलती हुई थी। अचानक वो मेरे करीब आकर मुझे किस करने लगा। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की। क्या हुआ? तुम्हें अब तक तो इन सब की आदत हो जानी चाहिए। कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिसे तुमने पहले कभी महसूस ना किया हो? मैं सोच रही थी, माना कि वो सब हमारे बीच पहली बार नहीं था, लेकिन उसका इस तरह आज इस बात का एहसास दिलाना मुझे अजीब लग रहा था। प्लीज़ दूर हटो मुझसे। मेरा ऐसा बोलने पर वो मुझसे दूर होकर सोफे पर बैठ गया और बोला, चलो कपड़े उतारो। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? हम दोनों ही तो हैं इस कमरे में। मुझसे शर्म आ रही है तुम्हें? मैंने उसकी आंखों में देखा जो अंगारे की तरह लाल हो रही थी। मैं किसी भी तरह उस कमरे से भाग जाना चाहती थी। तो ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि आज भी ये काम मैं ही करूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये बोलकर वो मेरे करीब आ गया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने वहीं खड़े खड़े पूछा, कौन है? तभी बाहर से माँ की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलने चला गया। मेरी सांस में सांस आई। माँ कमरे में आ चुकी थी। शौर्य पूरी रात घर नहीं आया था, इसलिए वो उससे मिलने आई थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, माँ आप हो तो लगता है इस दुनिया में किसी को तो मेरी परवाह है। ऐसी बात नहीं है, प्रीति को भी तेरी परवाह है। सुबह उठते ही मेरे कमरे में आई थी तुझे पूछने। अब जल्दी से तुम लोग नाश्ते के लिए बाहर आ जाओ। माँ की बात सुनकर उसे शौक लगा। वो न जाने कल रात से प्रीति के बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन आज उसे खुद के गलत साबित होने पर बहुत खुशी हो रही थी। माँ जैसे ही बाहर जाने के लिए निकली, मैं भी तेजी से उनके साथ बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन शौर्य ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे माथे को चूमते हुए बोला, यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अचानक उसके चेहरे का वो गुस्सा गायब हो चुका था। मैं बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। क्या जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हो रहा था वो सब सपना था? मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। जरूर इस आदमी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। क्या दुनिया के सारे अमीर लोग इतने ही सनकी होते हैं? मैं ये सोच ही रही थी कि वो तैयार होकर बाहर आ गया। उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसका उस पर कोई फर्क पड़ा था। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो मुझे शीशे से देखते हुए बोला, अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। मुझे भी शायद अब उसके इस तरह के पागलपन को झेलने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन शौर्य ने मीटिंग रखी थी। कुछ नए क्लाइंट्स हमसे मिलने आने वाले थे। शौर्य ने मुझे भी उस मीटिंग में मौजूद रहने के लिए कहा था। मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। वो लोग शौर्य के काम से बहुत खुश थे, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। उन क्लाइंट्स में से एक ने मीटिंग खत्म होने के बाद शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी शौर्य ने गुस्से से मिस्टर खन्ना की तरफ देखा। वो तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उस आदमी को साइड में ले जाकर कुछ कहा। अभी तक शौर्य जो बहुत खुश था, अचानक अपसेट हो गया। मुझे शौर्य का ये अजीब सा बर्ताव समझ नहीं आया। शौर्य ने मिस्टर खन्ना को अपने कैबिन में आने का इशारा किया। वो बहुत डरे हुए थे। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आखिर क्या बात थी जो शौर्य ने इतने बड़े आदमी से हाथ नहीं मिलाया, और मिस्टर खन्ना इतने घबराए हुए क्यों हैं? तभी मुझे याद आया कि उस दिन वो सब डॉक्टर्स भी हाथ में ग्लव्स पहने शौर्य का चेकअप कर रहे थे। हो ना हो इस बात का उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। मुझे पता लगाना होगा। ये सोचकर मैं छुपते छुपाते उन लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। जब वो लोग ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, सर मीटिंग के बाद जो हुआ उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। तभी उन्होंने जवाब दिया, नहीं आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी है जो मुझे शौर्य जी की बीमारी के बारे में नहीं पता था। कैसी बीमारी? मैंने उनसे पूछा। बचपन में कोई गलत मेडिसिन खाने की वजह से उन्हें ये बीमारी है कि कोई भी उन्हें छुएगा तो उन्हें पूरी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। तभी उस दिन शौर्य इतनी बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन फिर मेरे छूने से उसे कुछ क्यों नहीं होता? ये सब क्या है? फिर तो माँ भी शौर्य की इस बीमारी के बारे में जानती होंगी और उन्होंने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आज घर जाकर मैं इस बारे में माँ से बात करूंगी, लेकिन कैसे? उस वक्त तो शौर्य भी घर पर ही होता है। मैं बिना कुछ सोचे गाड़ी लेकर उसी वक्त घर जाने के लिए निकल गई। कुछ देर में मैं घर पहुंची और सीधे उनके कमरे में चली गई। माँ, मुझे आपसे शौर्य की बीमारी के बारे में बात करनी है। मेरे माँ मुंह से ये बात सुनकर वो हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। कौन सी बीमारी की बात कर रही हो तुम? शौर्य एकदम ठीक है, उसे क्या हुआ है? माँ, मैं उसकी एलर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तभी आपने शौर्य की शादी मुझसे करवाई।
ताकि एक मिडिल क्लास लड़की आपके घर में आ जाए और आपके दिए हुए ऐशो आराम के लालच में फंसकर आपके बीमार लड़के के साथ पूरी जिंदगी गुजार दे। मैं बोले जा रही थी लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, ये बोलकर मैं वहाँ से निकल गई और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगी। इन लोगों ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, ये सोच सोचकर मेरा सर फटा जा रहा था। कितनी बार मेरे मन में ख्याल आया था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन आज कुछ था जो मुझे रोक रहा था। मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं था। इस कमरे में शौर्य ने मेरे साथ कितनी बार एक गुलाम की तरह बर्ताव किया था। उस आदमी का प्यार सिर्फ दिखावा था। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी मुझे शौर्य के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर पूरे कॉन्फिडेंस से मेरे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन आज उसकी वो सख्त आवाज़ मुझे दिखावा लग रही थी। मैंने उसके पास जाकर उससे नज़रें मिलाते हुए कहा, तुम एक कमज़ोर इंसान हो जिसने एक लड़की को धोखे से हासिल किया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताकर मुझसे शादी करते। मेरे मुंह से ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और बोला, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कमज़ोर तुम हो। पैसा तुम्हारी कमज़ोरी है। तुम हर कीमत पर मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम्हारे सामने आया था, तुम चाहती तो उसी दिन शादी के लिए मना कर सकती थी, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें मेरी दौलत दिखाई दे रही थी। तुम बिकना चाहती थी, मैंने खरीद लिया, इसमें गलत क्या है? उसकी ये बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। सच ही तो कह रहा था वो, गलती मेरी ही थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूँगी, ना ही मुझे तुम्हारी ये दौलत चाहिए। ये बोलकर मैं अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। शौर्य आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। कहाँ जाओगी? अपनी माँ के घर, जिन लोगों ने मेरी माँ से हमारी शादी के लिए 10 करोड़ रुपए लिए थे। उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ से सामान छूट गया। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी बॉडी में कोई जीपीएस फिट नहीं है। वो तुम्हारी माँ ही थी जिसने मुझे फ़ोन करके उस दिन तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम आकाश के साथ मिलकर डॉक्टर शुक्ला की क्लिनिक जा रही हो। और उस दिन जब तुम देश छोड़कर जाने वाली थी, वो खबर भी तुम्हारी माँ ने ही मुझ तक पहुँचाई थी। पैसे में बहुत ताकत है, इसने हमेशा कमज़ोर को खरीदा है और आगे भी खरीदता रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गई। बहुत देर से रुका हुआ आंसुओं का समंदर मेरी आंखों से बह उठा। पहले कम से कम मेरे पास मेरे माँ बाप तो थे, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। इस दुनिया में मैं पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक जैसे किसी ने मेरे पैरों के तले से ज़मीन ही खींच ली थी। शौर्य को यूं प्रीति को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके पास जाकर उसे मनाना चाहता था, लेकिन आज प्रीति को उसकी बीमारी के बारे में पता लग चुका था, इसलिए वो खुद को उसके सामने कमज़ोर पड़ने नहीं देना चाहता था। वो कैसे प्रीति को बताए कि वो उसे कितना प्यार करने लगा है। इस वक्त वो उसकी हर बात को झूठ ही समझेगी। वो उसे अपनी बाहों में भरकर चुप करवाना चाहता था। अगर कोई और होता जिसने प्रीति को इतना दर्द दिया होता, तो अब तक वो उसे एक दर्दनाक सज़ा दे चुका होता। लेकिन ये दर्द उसके अपनों ने ही उसे दिया था, जिसमें वो खुद भी शामिल था। इसलिए इस वक्त खामोश बैठकर प्रीति को तड़पते देखना उसकी मजबूरी थी। कुछ देर बाद मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए उठी और शौर्य के एकदम करीब जाकर खड़ी हो गई। अब तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है, जब भी करना है, मैं तैयार हूँ। मैं कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। प्रीति की ये बात सुनकर शौर्य अंदर तक हिल गया। वो उससे इस तरह की किसी बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। तभी वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से कमरे में आ गया और कुछ कागज़ मेरे हाथ में रख दिए। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ये कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल पेपर हैं, तुम चाहो तो इन्हें फाड़कर फेंक सकती हो। शौर्य के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि अगर प्रीति चली गई तो फिर से उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी, लेकिन आज वो उसे इस तरह रोते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उन कागज़ों को देखकर अचानक मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। वो अब मुझे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर रहा था, जब मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं बचा था। मैं उन कागज़ों को अपने हाथ में लिए वहाँ से निकलने लगी। तभी माँ वहाँ आ गई और बोली, हम मानते हैं कि हमने झूठ बोलकर तुमसे शौर्य की शादी करवाई, लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं मेरे जाने के बाद शौर्य अकेला ना रह जाए। वो तो तुम्हें इस्तेमाल करना तो क्या, तुम्हारे करीब भी नहीं जा सकता था, लेकिन उस रात जब तुमने शौर्य को छुआ तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब देखकर वो भी हैरान था। तुम शौर्य की ज़िंदगी में आई वो पहली लड़की हो जिसे उसने दिल से अपना माना है।
यही वजह है कि इसने तुम्हें कंपनी में भी अपना पार्टनर बनाया, ताकि तुम हमेशा खुद को इसके बराबर महसूस कर सको। लेकिन शायद उनकी ये बातें मेरे दर्द को कम नहीं कर पा रही थी और मेरे कदम बाहर की तरफ बढ़ गए। अचानक शौर्य ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ कर लिए वो 7 फेरे झूठ नहीं थे। मेरे में अब खुद को संभालने की और हिम्मत नहीं बची थी और पीछे मुड़कर मैंने शौर्य को गले से लगा लिया। उसने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू प्रीति, आई लव यू टू। आज पहली बार हमने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ।